गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अशोक कुमार सैनी। हमारा चैनल नीलकंठ नर्सिंग क्लासेज की तरफ से आपका फिर से एक बार अभिनंदन है। आज का हमारा डिस्कसिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसको अपन RCH भी बोल सकते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम के तौर पे शॉर्ट नोट्स पे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यह जो प्रोग्राम है RCH प्रोग्राम, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 1997 में लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम को है जो यह प्रोग्राम है जो हमारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के रूप में भी देखा गया है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है कि इसमें मदर और बेबी दोनों को क्या करना है, सेफ रखना है, यानी सुरक्षित। और उसको कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में अपन को इस प्रोग्राम के थ्रू बताया गया। ठीक है, सेफ चाइल्ड एंड सेफ मदर। और मदर को क्या करना है, प्रोटेक्ट द STD और RTI। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये ऐसी बीमारियां हैं जो मदर को होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इनका प्रिवेंशन किया जाए और इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इन चीज़ों का जो अपन को देखने को मिलेगा वो RCH प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मदर को और बेबी को दोनों को कैसे सेफ रखना है वो सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। इस प्रोग्राम का ही मतलब ये है कि जो बच्चा है और मदर है उनको दोनों को बीमारियों से बचाना और उनका मैनेजमेंट करना RCH प्रोग्राम के अंदर आता है। ठीक है, हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एसेंशियल कंपोनेंट्स। इसके कौन कौन से ऐसे मुख्य घटक है, कौन कौन से इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मदर को और बच्चे को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है कि जो बच्चों के मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि एक डायरिया और एक निमोनिया, ये दो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इन्फेंट एज में। और ज़्यादातर जो मृत्यु दर बढ़ती है, जो मृत्यु होती है बच्चों की, वो डायरिया और निमोनिया के कारण ही देखने को मिलती है। तो बच्चे के लिए तो डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों का प्रिवेंशन, और मदर के लिए STD और RTI जैसे डिजीज के लिए प्रिवेंशन हम की जानकारी हम किसके अंदर देखेंगे, RCH प्रोग्राम के अंदर। इसके कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं कि इन चीज़ों को अपन रोक सके, इसके लिए कौन कौन से मुख्य घटक है वो देखा जाए तो फर्स्ट है प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो ये वर्ड है अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इसका मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज का मतलब होता है एक तरीके से अनचाहा बच्चा। ठीक है, जो अपन चाहते नहीं है और वो बच्चा हो रहा है। उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आ जाती है इसके अंदर देखा जाए तो, जैसे कि मान लो कि अपन नहीं चाह रहे अभी प्रेगनेंसी कंसीव करवाना, ठीक है, बच्चा नहीं चाह रहे, ठीक है, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया, उसके बावजूद भी कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए, कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो जाए और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो वो किस कंडीशन में आएगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी में। यानी कि हम नहीं चाह रहे कि बच्चा इस टाइम हो, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं। बाय द वे क्या हो जाए, उसका कॉन्ट्रासेप्शन का फेल हो जाए, और फेल होने के कारण क्या हो रही है,
प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तो ये आएगा कंडीशन कौन सी में, अनवांटेड प्रेगनेंसी में। ठीक है, मान लो कि किसी के साथ ज्यादती हुई हो, यानी कि रेप जैसी कंडीशंस, किसी के रेप जैसी कंडीशंस, किसी से ज्यादती हुई हो, उससे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो। ठीक, प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है तो वो भी किस कंडीशन में आएगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक, तो इनको देखा जाए तो इन चीज़ों को अपन क्या करेंगे, अनवांटेड प्रेगनेंसीज का क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। ठीक है, दूसरा देखा जाए कैसे अपन RCH प्रोग्राम के थ्रू बीमारियों और जैसे भी ये कंडीशंस हो रही है डायरिया और निमोनिया को रोकने के लिए, तो उनको अपन कैसे कैसे कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। सेकंड देखें तो मैटरनल केयर, मैटरनल केयर के अंदर कौन सी, जैसे कि मैटरनल केयर कौन है, एक तो एंटीनेटल केयर, नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर। एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है, एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि मदर की है जो डिलीवरी से पहले और आफ्टर द कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर डिलीवरी से पहले तक जो केयर की जाती है वो किसमें की जाती है, एंटीनेटल केयर के अंदर। उसके अंदर देखा जाए तो हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। ये ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई यानी कि 0 से लेके 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 0 से लेके 12, ठीक। सेकंड ट्राइमेस्टर देखें तो 13 से 28 वीक, और थर्ड ट्राइमेस्टर है वो 29 से डिलीवरी। इन तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर मदर की जो भी हम केयर करेंगे, जो भी केयर देंगे, वो क्या कहलाएगी, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल में जैसे मान लो कि अपन को पता चला कंफर्म प्रेगनेंसी, यानी कि अपन को पता चल गया है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तभी से अपन क्या करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा है कि कंफर्म द प्रेगनेंसी तो क्या करवाते हैं, इम्यूनाइज। इम्यूनाइजेशन में फर्स्ट टीका कौन सा लगता है, टीटी, यानी कंफर्म प्रेगनेंसी होने के बाद हम क्या करवा रहे हैं, इम्यूनाइज करवा रहे हैं और पहले टीका लगवा रहे हैं टीटी का। ठीक है, वो एक केयर हो गई कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो उसके लिए अपन क्या करवा लिया, टीटी का टीका लगवा लिया। ठीक है, इन तीनों ट्राइमेस्टर में फिर अपन क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हॉस्पिटल में जाके, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अपन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको विजिट पे आना है। फिर वो विजिट बताएंगे कि अपन को 3 विजिट करवानी जरूरी होती है। किसके लिए, क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उन विजिट में अपन ये देखते हैं कि बच्चा है जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बच्चा अच्छा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ अपन क्या देखेंगे उन तीनों विजिट में। ठीक है, तीनों विजिट में अपन उनको देखेंगे। और 3 विजिट है वो कब कब की जाती है, पहली विजिट है जो शुरुआत में कर लेते हैं अपन 1 मंथ पे से 6 मंथ पर अपन फर्स्ट विजिट कर लिए। सेकंड विजिट होगी तो सेकंड विजिट होती है जैसे कि आफ्टर द 6 मंथ ऑफ 7 मंथ पे, ठीक है, और थर्ड विजिट अपन कर लेते हैं 9 मंथ पे। विजिट में क्या देखते हैं अपन, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड होता है, उसके माध्यम से अपन ये देखते हैं कि बच्चा इंट्रायूट्राइन में मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, कि कहीं कम तो नहीं है, उसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है। हाँ, बच्चे का जो हार्ट बीट वगैरह प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, बच्चा ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका वजन देखते हैं अपन। तो ये सारी चीज़ अपन क्या करें, जो 3 विजिट अपन करवाते हैं उसके अंदर अपन क्या देख रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, एंटीनेटल केयर हो गई। उसके बाद नेटल केयर। नेटल केयर क्या होती है, जो ड्यूरिंग द डिलीवरी जो केयर की जाती है, ड्यूरिंग द डिलीवरी जो केयर की जाती है वो, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीनेटल केयर। इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि डिलीवरी का अपन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर के दौरान अपन क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं,
हैं, इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं वो स्टेलाइज है कि नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वो सारी चीज़ें अपन नेटल केयर में देखेंगे कि मदर को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाए, RTI तो नहीं हो जाए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नेटल केयर, यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी जो भी केयर करनी होती है उसको पोजीशन वगैरह दिलवाना, तो वो नेटल के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट नेटल केयर क्या होती है। पोस्ट नेटल केयर क्या होती है? पोस्ट नेटल का मतलब होता है कि आफ्टर द डिलीवरी जो केयर दी जानी है उसको अपन किस में इन्वॉल्व करेंगे, पोस्ट नेटल केयर में, यानी कि आफ्टर द डिलीवरी। आफ्टर द डिलीवरी जो भी केयर देनी होती है। आफ्टर द डिलीवरी कौन कौन सी केयर होती है? जैसे कि मान लो बच्चा डिलीवर हो गया, उसको डिलीवरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर है वो क्या करता है, विजिट कर रहा है। तो विजिट के दौरान अपन को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, ठीक है। इसमें जैसे कि मान लो कि विजिट कर रहा है तो फर्स्ट में क्या देखते हैं, वाइटल साइन। वाइटल साइन प्रॉपर है कि नहीं है, उसका टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है कि उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। वाइटल साइन के बाद अपन क्या देखते हैं कि उसके कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, ठीक है, कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, यूट्राइन प्रोलैप्स तो नहीं है, यूट्राइन प्रोलैप्स तो नहीं है, यानी कि कोई उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर मान लो कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होने को अपन क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, PPH, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको क्या कहेंगे अपन, PPH। इसमें भी कंडीशन होती है कि PPH के अंदर नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, 500 ml तक ब्लड लॉस होता है, 500 ml तक, ठीक। अगर PPH हो रहा है तो आफ्टर द डिलीवरी अपन को ब्लीडिंग देखने की मिलेगी और वो 700 ml से ज़्यादा हो तो उसका अपन क्या कंडीशन देंगे, PPH, ठीक है। तो अपन ने एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल केयर के बारे में पढ़ा। पोस्टनेटल में क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी जो केयर की जाती है। आफ्टर द डिलीवरी में क्या होता है, अगर डॉक्टर राउंड कर रहा है तो अपन उसके दौरान क्या क्या देखेंगे, उसके पहले वाइटल चेक करेंगे, वाइटल साइन में अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो अपन को पता लगेगा कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। मान लो कि उसको कोई ब्लड क्लॉट आ रहा है, यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। मान लो उसको ब्लीडिंग आ रही हो तो ब्लीडिंग से अपन को PPH होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस को अपन क्या किस में देखेंगे, पोस्टनेटल केयर के अंदर, ठीक। अगला हम देखते हैं कि चाइल्ड सर्वाइवल सर्विसेज, यानी चाइल्ड सर्वाइवल सर्विसेज। चाइल्ड सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि बच्चा है जो इंट्रायूट्राइन से बाहर वाले एनवायरनमेंट में आ रहा है, यानी कि अंदर से बाहर आ रहा है। यानी कि मान लो अपन कोई नई सिटी में जाते हैं, ठीक है, नई सिटी में जा रहे हैं तो अपने लिए तो वो एक अलग एनवायरनमेंट होगा, एक बाहरी एनवायरनमेंट होगा। ऐसे ही बच्चे के लिए क्या होगा, जो इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन में अगर बच्चा आ रहा है तो उसके लिए सर्वाइवल के लिए अपन को क्या क्या करना है कि बच्चा उसमें सर्वाइव कर जाए, ठीक है। सर्वाइव के जैसे कि मान लो अपन सर्वाइवल के दौरान बच्चा बाहर आएगा तो अपन देखेंगे कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत में जैसे कि कोई एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड कहीं स्वेलो तो नहीं कर गया, स्वेलो ना। मान लो म्यूकस है, कहीं म्यूकस तो नहीं जमा हुआ है अंदर, कोई एस्पिरेट तो नहीं कर गया एमनियोटिक फ्लूइड को। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती है। इन सारी चीज़ों को देख के अपन क्या करेंगे, अगर मान लो ये प्रॉब्लम्स है तो हम म्यूकस एक्सट्रेटर या सक्शन के द्वारा हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे एयरवे को, यानी कि वो बच्चा सर्वाइव करे। क्योंकि सर्वाइवल के लिए क्या होता है कि बच्चा है जो मैच्योर नहीं हो पाता है,
यानी ब्रीदिंग के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग करने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि उसके लंग्स है वो मैच्योर होने चाहिए, और बच्चे के पूरी तरीके से लंग्स है वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि ऑक्सीजन वगैरह देनी है, ठीक है, क्योंकि एक बाहरी एनवायरनमेंट में आया तो टाइम तो लगेगा सर्वाइवल के लिए। बच्चे को अगर आया है और उसके लिए अपन बच्चे को मान लो कि कोई डायरिया और निमोनिया जैसी कंडीशन तो नहीं है, तो उस कंडीशन को अपन कैसे क्या प्रिवेंट करेंगे, कैसे क्या मैनेज करेंगे, तो उन चीज़ों को देखने के लिए अपन ये करेंगे, यानी चाइल्ड सर्वाइवल सर्विसेज उसको देंगे। लास्ट आता है अपन मैनेजमेंट ऑफ RTI एंड STD, यानी कि हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अपन कैसे रोक सकते हैं। RTI का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी होता है, और दोनों ही अपन डिलीवरी के दौरान चांसेज होते हैं होने के। बच्चों में अगर देखा जाए तो RTI का मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कैसे होगा कि उसने म्यूकस वगैरह है वो जम गया हो, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर लिया हो, एस्पिरेट कर लिया हो, तो उसकी वजह से अपन को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, सक्शन मशीन या म्यूकस एक्सट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और RTI जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, जो कि किस में देखने को मिलता है, मदर में देखने को मिलता है, महिलाओं में देखने को मिलता है। तो मान लो RTI को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई जेनिटल एरिया से कोई इन्फेक्शन नहीं हो, वेजाइनाइटिस नहीं हो, ठीक है। RTI को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेलाइज ड्यूरिंग द डिलीवरी स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, इससे भी क्या देखने को मिल सकता है, वेजाइनाइटिस देखने को मिलता है, RTI देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को अपन कैसे प्रोटेक्ट करेंगे RTI को, तो अपन ये कंडीशंस अपन यूज कर सकते हैं। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के लिए अपन ये यूज करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह, स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो मैनेजमेंट ऑफ RTI, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के RCH के कौन कौन से उद्देश्य हैं जो क्या करें, मदर और बच्चे को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो उसके लिए RCH ने कौन कौन से क्या करें उद्देश्य लागू किए, ठीक है। देखा जाए तो फर्स्ट उद्देश्य है कि उसको फर्स्ट उद्देश्य RCH का है कि रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, यानी कि बच्चे की कैसे कम मृत्यु दर को कम करें और कैसे रुग्णता दर को अपन कम कर सकते हैं। तो किसके अंदर बताए, RCH के अंदर। उन्होंने ये लागू भी किया कि हम इस प्रोग्राम के थ्रू कैसे लोगों को अपन जागरूकता लाएं कि इन चीज़ों से बचने के लिए, बच्चे की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम करने के लिए अपन इस प्रोग्राम के अंदर कैसे कैसे गाइड किया। यानी कि फर्स्ट है रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट। इसके अंदर क्या करेंगे कि मोर्टेलिटी को रोकने के लिए ज़्यादातर मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन बच्चे का क्या है जिससे बच्चे मर जाते हैं, जैसे कि डायरिया, दूसरा है निमोनिया। ये दो मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है जो बच्चों को क्या करते हैं, मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाते हैं। इनको कैसे कम किया जाए, मोर्टेलिटी का कारण ये भी हो सकते हैं कि अपन ने जो विजिट कराई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कराई हो और बच्चों को कोई दिक्कत हो रही हो। क्यों, अगर विजिट कराते हैं प्रॉपर तरीके से तो अपन को ये भी पता रहता है कि बच्चा सेफ है, उसके मूवमेंट का पता रहता है, हाँ। तो अपन क्या करेंगे, मोर्टेलिटी को कम कराने के लिए हम पहले तो जो तीनों ट्राइमेस्टर है, तीनों ट्राइमेस्टर में जितनी भी विजिट है 2 या 3 वो करवानी है। बच्चे को प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइज करवाना है, यानी कि जितने भी वैक्सीन्स है वो लगवानी है। मॉर्बिडिटी अगर मान लो कि अपन प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइज करवाएंगे, हाँ, प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे, उनके मूवमेंट का ध्यान रखेंगे, अगर वो ठीक है तो मॉर्बिडिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद आता है प्रमोट एडोलिसेंस हेल्थ, यानी कि जो एडोलिसेंस हेल्थ यानी कि कौन सी जो अवस्थाएं होती है 12 से 18 साल की जो एज होती है, उन बच्चों को अपन उनकी हेल्थ को कैसे प्रमोट करें, उन हेल्थ को अपन कैसे प्रमोट करें, यानी कि किशोर अवस्था को कैसे बढ़ावा दें उनकी हेल्थ के रूप में। इनको किस में बताया, RCH प्रोग्राम के अंदर। यानी कि इनको क्या करना है कि 12 से 18 के बीच जैसे गर्ल्स होती है, गर्ल्स में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान RTI होने के चांसेस बहुत होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो RTI से बचने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, अपन हेल्थ को ही तो बढ़ावा कर रहे हैं। ठीक है, कि उस दौरान अपन क्या कर सकते हैं, सैनिटरी पैड अपन यूज कर सकते हैं, स्टरलाइज वाले सैनिटरी पैड यूज कर सकते हैं। और उस यूज कैसे करें उन चीज़ को बताने के लिए, उन चीज़ के बारे में गाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैंपिंग वगैरह करते हैं कि उसको इन RTI से बचने के लिए अपन को क्या क्या करना है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हम उनको अच्छा खान पान के बारे में बताएंगे कि अपन को क्या क्या चीज़ें खानी है जिससे हमारी हेल्थ क्या हो, प्रमोट हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपन किस में देखेंगे, इसका मेन उद्देश्य है कि प्रमोट द एडोलिसेंस एज, यानी किशोर अवस्था को बढ़ावा देना। अगला देखिए हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि इसके दौरान अपन यानी कि पॉपुलेशन को कैसे स्थिर किया जाए, यानी कि उसको कैसे स्थिर किया जाए। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के अंदर हम क्या गाइड करेंगे कि उनको इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके अंदर अब क्या करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि अपन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करें। यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड में क्या करेंगे कि लोग बाग क्या करते हैं कि बच्चे की चाहत में क्या करते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ावा देते हैं। यानी कि मान लो कि कई लोग होते हैं जिनके 3 लड़कियां हो गई, 4 लड़कियां हो गई, लेकिन वो एक लड़के की चाहत में वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं और पॉपुलेशन को बढ़ावा देते हैं। यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए अपन क्या करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे कि अपन अपनी जो पॉपुलेशन को उसको कैसे स्थिर रखा जाए। यानी कि अगर मान लो कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो अपना जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अगर डाउन होगा तो कई सारी बीमारी होने के चांसेस, कारण कि अगर मान लो कि अपन अपने पास अपना जो आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस है वो डाउन है, उसकी वजह से अपन क्या प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पाएंगे, जो डाइट अपन को लेनी है, और डाइट नहीं ले पाए तो अपना शरीर कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी डाउन होगी और कई सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम जो ऑब्जेक्टिव है इनमें अपन ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। देखा जाए रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अपन ने फर्स्ट में पढ़ा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अक्टूबर 1997 में यह प्रोग्राम लॉन्च किया। यह प्रोग्राम है जो क्या है, एक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है। ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या होगा कि हम बच्चे को और मदर को कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए कैसे हम STD और RTI जैसी बीमारियां होती हैं उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, वो बताया। उसके बाद हमने पढ़े कि इन चीज़ों को रोकने के लिए या STD और RTI को प्रिवेंट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से इसके आवश्यक घटक हैं, कौन कौन से असेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अपन जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, मैटरनल केयर में कौन कौन से केयर, जैसे एंटीनेटल केयर, नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर को अपन कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीनेटल केयर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई तो बच्चे में इन्फेक्शन होने के कई सारे चांसेस। चाइल्ड सर्वाइवल सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट ऑफ RTI और STD, हम कैसे RTI और STD को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। ऑब्जेक्टिव्स में जो इन्फेंट है
बच्चे को मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को क्या करना है, कंट्रोल करना है, कम करना है, उसके बारे में बताना। प्रमोट एडोलेसेंस एज, यानी कि जो किशोर अवस्था है उसको अपन क्या करें, बढ़ावा दें कि हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट, मदर को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी से। यानी कि मदर है, हमने एंटीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल जो केयर दी है उसकी वजह से हम मदर को कर सकते हैं, मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, मोर्बिडिटी रुग्णता दर को अपन वो कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइजेशन करवाओ तो मोर्बिडिटी रुग्णता दर कम होगी। ठीक है। इन एसटीडी और आरटीआई जैसी बीमारियों से बचाओ तो मोर्बिडिटी कम होगी। तो कैसे क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, तो ये नहीं कि बच्चे की चाहत में अपन प्रेगनेंसी है वो कंसीव प्रोसेस, जो उसकी प्रोसेस है वो कंटिन्यू रखे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की कौन कौन से पैकेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे अपन रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पैकेज के बारे में, यानी कि आरसीएच प्रोग्राम के थ्रू कौन कौन सी ऐसी सेवाएं दी जो हम बच्चे और महिलाओं को कैसे सेफ रख सकते हैं, उनके लिए आरसीएच प्रोग्राम ने ये सेवाएं दी। यानी कि फर्स्ट है, देखें कि एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर फॉर मदर्स, यानी कि मदर्स के लिए है वो एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में कैसे, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट है रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी। रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी का क्या होता है कि रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी में हम देखें कि कन्फर्म द प्रेगनेंसी, यानी कि जस्ट प्रेगनेंसी का अपन को पता चल गया है कि प्रेगनेंसी है जो कंसीव हो गई, तो इसके दौरान अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को अपन क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे। कहाँ पर, जैसे कि अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं उनके पास, या फिर अपना जो सब सेंटर होता है या पीएससी होती है, वहाँ जाकर अपन क्या करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे प्रेगनेंसी को। एज सून एज पॉसिबल या कंफर्म द प्रेगनेंसी, जितना जल्दी हो सके अपन उसको रजिस्टर करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन को रजिस्ट्रेशन करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अपन अगर मान लो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो विजिट के दौरान तो उसमें देखेंगे कि मदर है वो सेफ है नहीं है। ठीक। दूसरा अपन देखें बिफोर द डिलीवरी 3 विजिट, यानी कि हमको डिलीवरी से पहले मदर को क्या करनी है, 3 विजिट है वो क्या हॉस्पिटल की करनी ही करनी होती है, चाहे WHO के अकॉर्डिंग या इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या करनी है, ये 3 विजिट है वो करवानी ही करवानी होती है। 3 विजिट से क्या होता है, जो हमारी एंटीनेटल केयर होती है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। एंटीनेटल विजिट के बारे में बताया था कि एंटीनेटल विजिट में क्या देखने को मिलता है कि अपन मान लो कि मदर की एंटीनेटल विजिट है वो, यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी से पहले की जो विजिट है उसमें ये पता लगे कि बच्चे की मूवमेंट, बच्चे का ग्रोथ ये सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। उन चीज़ों को देखते हुए अपन क्या करेंगे, डिलीवरी से पहले क्या करवाएंगे, 3 विजिट। और इस विजिट के दौरान हमको कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता लग जाएगा कि बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है या मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ठीक है, हम इस चीज़ को अपन करेंगे। तीसरा आता है बर्थ स्पेसिंग। बर्थ स्पेसिंग का मतलब होता है कि हम बच्चे, यानी कि एक बच्चा हो गया उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए अपन को कितना गैप देना है। गैप का मतलब यानी कि फर्स्ट बेबी हो गया उसके बाद ये ड्यूरेशन यानी कि 3 से 5 साल, 3 से 5 साल तक, यानी बर्थ स्पेसिंग के बारे में बताएंगे कि आपका फर्स्ट बेबी है वो डिलीवर होने के बाद दूसरा बेबी है उस तक का जो बीच का गैप होता है वो कितना देना है। तो हम बताएंगे कि 3 से 5 साल तक का गैप अपन को देना ही देना है, क्योंकि 3 साल तक के बच्चा है जो प्रॉपर तरीके से, यानी एक ही बच्चा है तो उसको अपन सही तरीके से अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका देख रेख अच्छी तरीके से करेंगे तो बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा। मान लो आप 1 साल
में एक बेबी, दूसरे साल में दूसरा बेबी, तीसरे साल में तीसरा बेबी। आप प्रॉपर तरीके से उसके देख रेख तो कर नहीं सकते, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बर्थ स्पेसिंग के लिए उनको लोगों को जागरूक करेंगे कि बर्थ स्पेसिंग जरूरी है और एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 3 से 5 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, बर्थ स्पेसिंग हमने देखा। इसके बाद आता है कि मदर को है प्रिवेंट और ट्रीटमेंट किसके लिए, एनीमिया के लिए। एनीमिया की कंडीशन के लिए अपन मदर को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए अपन को क्या करना है, यानी कि एनीमिया है तो एनीमिया का पता कब चलेगा, जब हम रजिस्टर प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाएंगे, फिर उसके बाद जो विजिट है वो करेंगे। विजिट में पता चलेगा कि मदर एनीमिक है, और एनीमिक है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करेंगे। उससे रिलेटेड है जो जैसा खान पान है कि आयरन को बढ़ाने के लिए अपन को कैसा खाना देना है, तो इन चीज़ों को अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट और प्रिवेंट करेंगे। किसको, एनीमिया को। और जो एनीमिया है इसमें फोलिक एसिड की कमी से क्या देखने को मिलता है, एनटीडी। एनटीडी का मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये कब पता चलेगा, जब अपन प्रॉपर तरीके से विजिट पे जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से विजिट करवा रहे हैं, तभी तो पता लगेगा कि आपको एनटीडी है। और एनटीडी किसकी वजह से होता है, आयरन फोलिक एसिड की वजह से, फोलिक एसिड की वजह से एनटीडी हो गया। तो इसका पता लग गया तो अपन उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। अगला पॉइंट, प्रोवाइड द कॉन्ट्रसेप्शन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। यानी कि मैंने आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज के बारे में पहले बताया था कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती कैसे, क्या होती है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज वो होती है जो अपन क्या कहते हैं कि अपन चाह ही नहीं रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी चाह नहीं, अभी बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपन कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, फेल होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, वो एक अनवांटेड प्रेगनेंसीज की कहलाएगी। कोई किसी के साथ ज्यादती हो गई, जैसे रेप जैसी कंडीशन हो गई और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो वो भी एक कंडीशन क्या हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन है वो किसके लिए, अनवांटेड। यानी मान लो अपन ने ट्यूबेक्टोमी करवा लिया और ट्यूबेक्टोमी फेल हो गई, उसके बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज में आ गए। यानी कि सारी कंडीशंस है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है। और उसको क्या करेंगे अपन, कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन है जिसमें वृद्धि करेंगे। यानी कॉन्ट्रासेप्शन हम जगह जगह इसके बारे में बताएंगे कि आप पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए क्या करो, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करो। ठीक है, तो अपन कॉन्ट्रासेप्शन में वृद्धि करेंगे। उसके बाद आता है अगला, सेफ अबॉर्शन, यानी कि सुरक्षित गर्भपात। कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लो कि बच्चा, वैसे तो ये बताओ कि सेफ अबॉर्शन होता क्या है। सेफ अबॉर्शन का, अबॉर्शन क्या होता है, अबॉर्शन का मतलब होता है कि 20 वीक के बाद और 28 वीक तक अपन क्या करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि गर्भ अबॉर्शन करवा रहे हैं। उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, अबॉर्शन। 20 वीक से 28 वीक के अंदर अंदर अपन क्या करवा रहे हैं, प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, गर्भपात करवा रहे हैं, उसको अपन अबॉर्शन कहेंगे। ठीक, तो अपन कैसे करवा सकते हैं सेफ अबॉर्शन, और कैसे पता लगेगा कि ये अबॉर्शन करवाना जरूरी है। यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी है जो 3 महीने तक बढ़ गई है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, सेफ तरीके से अबॉर्ट करवा देंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है मदर को, और कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपन को क्या करना है कि यार प्रेगनेंसी को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, कि अपन को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी है, उसके लिए सेफ अबॉर्शन करवाने। सेफ अबॉर्शन में अपन क्या करेंगे कि जो भी है इंस्ट्रूमेंट वगैरह स्टरलाइज यूज करेंगे, यानी कि उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन में मदर को
क्या करते हैं कि प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के अंदर जब अपन को पता लग रहा है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, उसके बाद तुरंत अपन क्या करते हैं, इम्यूनाइज करवाते हैं, यानी कि फर्स्ट जो टीका लगाते हैं वो टीटी का लगवाते हैं। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल या कंफर्म द प्रेगनेंसी, तुरंत अपन क्या करेंगे, इम्यूनाइज करवाएंगे मदर को। ठीक है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पैकेज के अंदर फर्स्ट अपन ने पढ़ा एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, जो भी किसके लिए, मदर के लिए। कौन कौन सी केयर करनी है अपन को, जैसे कि रजिस्टर्ड प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, एज सून एज पॉसिबल या कंफर्म द प्रेगनेंसी पे अपन क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवाएंगे। रजिस्टर कहाँ अपन कहाँ करवा सकते हैं, जैसे कि अपने गांव में आशा रहती है, आंगनवाड़ी वर्कर रहती है, तो उनके पास जाकर अपन क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दूसरा होता है जैसे सब सेंटर हो गया या पीएचसी लेवल हो गया, तो उस पर जाके अपन क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकंड पॉइंट था बिफोर द डिलीवरी 3 विजिट, यानी कि डिलीवरी से पहले पहले WHO या इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार अपन को क्या करवानी है कि 3 विजिट तो अपन को करवानी ही करवानी है। जो फर्स्ट विजिट होती है वो एज सून एज पॉसिबल, जब पॉसिबल हो जाए तभी अपन को फर्स्ट विजिट करवा लेनी है। दूसरी जो विजिट करवाते हैं अपन, जो 12 से 16 वीक या 14 से 16 वीक के अंदर अपन सेकंड विजिट करवा लेते हैं। जो तीसरी विजिट होती है वो अपन 28 वीक पे करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम ये विजिट है अपन को करवानी है, और इन विजिट से अपन को क्या पता लगता है कि मदर और बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो हमको ये विजिट करवानी ही करवानी है। उसके बाद अपने बर्थ स्पेसिंग के बारे में बताया। बर्थ स्पेसिंग में क्या होता है कि अपन को फर्स्ट अगर पहला बेबी हो गया, उसके बाद जो सेकंड बेबी अपन चाहते हैं, वो बेबी के पहले बच्चे और दूसरे बेबी के बीच में कितना गैप होना चाहिए, वो अपन बर्थ स्पेसिंग में देखते हैं। यानी कि कम से कम 3 से 5 साल का अपन को बच्चे में गैप रखना ही रखना है। कारण क्या होता है कि मान लो कि अपन ने पर ईयर, यानी कि 1 साल में 1 बेबी, दूसरे साल में 2 बेबी, तो ऐसे अगर अपन प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रखेंगे तो अपन प्रॉपर तरीके से क्या नहीं करवा सकते हैं, बच्चे की खान पान हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, देखभाल अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, और उनके जो खामियाजा है वो किसको भुगतना पड़ता है, बच्चे को, और बच्चा कई कॉम्प्लिकेशन से इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे अपन प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, और क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा देना है कि अपन कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे ध्यान देना है। ठीक, तीसरा अपन ने सेफ अबॉर्शन के बारे में पढ़ा, और जो ये है प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, और मदर को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइजेशन करते रहना है। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे अपन, देखेंगे फॉर चिल्ड्रन के लिए, यानी कि मदर के लिए तो ये पैकेज है, ये सेवाएं क्या क्या करना है, और सेकंड आता है फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए क्या क्या करना है। तो फर्स्ट में अपन देखें कि बच्चे की न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर देखिए, न्यूबॉर्न केयर में क्या करेंगे, बच्चा डिलीवर्ड हो गया उसके बाद अपन को कौन कौन सी केयर देनी है, कौन कौन सी केयर के अंदर, मतलब जैसे कि मान लो कि बच्चा डिलीवरी वार्ड में चले गया, तो बच्चे को देखेंगे कि उसकी वाइटल साइन, ठीक है, अपगार स्कोरिंग करते हैं। अपगार स्कोरिंग एट बर्थ 1 मिनट और 5 मिनट पे अपन अपगार स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, अपगार स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, अपगार स्कोरिंग में अपन जैसे कि स्किन कलर वगैरह, उसकी हार्ट रेट, हाँ, उसकी पल्स रेट, ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, अपगार स्कोरिंग में करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि बच्चा है जो किसी चीज़ से एस्पिरेट तो नहीं किया गया, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट तो नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा कोई म्यूकस वगैरह जमा हुआ तो नहीं है, उसकी वजह से बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी केयर अपन को करनी है। ठीक, उसके बाद अपन कहेंगे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन है एट डिलीवरी। डिलीवरी पर अपन को कौन कौन से टीके करवाने हैं, जैसे कि BCG है। ठीक है, अपन को ये सारे टीके अपन को लगवाने हैं। बच्चा जब तक 5 साल तक का नहीं हो जाता तब तक अपन क्या करवाते हैं, हर महीने, हर 4 महीने में, हर साल में क्या करवाते हैं, इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। ठीक, तो इम्यूनाइजेशन से क्या होगा कि उसको जो भी होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि मीजल्स वगैरह, विटामिन A की कमी, तो
तो ये सारी चीज़ें किससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन? इम्यूनाइजेशन से। इसके लिए अपन क्या करते हैं? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे अपन को क्या करना है? बच्चे को प्रॉपर तरीके से इम्यूनाइजेशन करवाना है। थर्ड आता है अपन को प्रिवेंट ARI एंड डायरिया। अपन ने देखा कि अपने इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है बच्चे में होने वाले, वो क्या है? डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कब होता है? बच्चे को न्यूमोनिया जैसी कंडीशन कब होती है? जब बच्चा, अपन जैसे मान लो कि बच्चे की देखभाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, न्यूबॉर्न केयर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, बच्चों को जैसे कि सोते हुए बच्चों को अपन क्या करवा रहे हैं? फीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो फीडिंग के क्या कर सकता है? एस्पिरेट कर सकता है, ठीक। तो एस्पिरेट करेगा तो ARI देखने को मिल सकता है। ARI देखने को किस कंडीशन में मिलेगा? जैसे कि निमोनिया हो गया हो, ठीक, निमोनिया हो गया। निमोनिया से क्या होगी? श्वास लेने में दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक। डायरिया यानी कि फ्लूइड की कमी हो गई हो, फ्लूइड की कमी हो गई हो, यानी कि अपन तरीके से टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हो, यानी कि बच्चे को कम से कम अपन को 2 घंटे के अंतराल से फीडिंग करवानी है, ठीक है। फर्स्ट जो फीडिंग है जो हाफ एन आवर के बाद में करवानी, डिलीवरी के बाद में। तो ये चीज़ों को अपन को क्या करवाना है? प्रिवेंट करना है ARI और डायरिया से। तो इसके लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी? सही तरीके से न्यूबॉर्न केयर करनी पड़ेगी, ठीक। इसके बाद आता है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट किया। हाँ, विटामिन ए प्रोग्राम स्टार्ट किया, यानी कि अपन विटामिन ए की कमी को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। तो अपन को क्या क्या करना है, ठीक, और उस पर क्या करेंगे? अपन नियंत्रण करेंगे। उसके बाद आता है कि बच्चे में एनीमिया को कैसे रोका जाए। बच्चे को एनीमिया से कैसे रोका जाए? एनीमिया होता कैसे? आयरन की कमी से। अगर मान लो आयरन की कमी है और फोलिक एसिड की कमी हो गई, फोलिक एसिड की वजह से अपन एंटीडी देखने को मिला, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिला, तो अपन उसको क्या करेंगे? आयरन और फोलिक एसिड वो देना स्टार्ट करेंगे, ठीक, प्रॉपर तरीके से उसको आयरन फोलिक स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए हैं? चिल्ड्रंस के लिए, यानी कि बच्चे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखनी है अपन को? न्यूबॉर्न केयर, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंट ARI एंड डायरिया, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंट एनीमिया। तो ये बच्चे में अपन को क्या करनी है? देखभाल करनी है। अगला जो आता है वो आता है फॉर एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल क्या होते हैं? एलिजिबल कपल होते हैं कि जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या है? प्रिपेयर है एक तरीके से, कि भाई हमको क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। वो एक योग्य दंपति, यानी कि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर है कि बच्चा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? जो योग्य दंपति है, योग्य दंपति के लिए अपन क्या करेंगे? जो कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि उनको अनवांटेड, योग्य दंपति है उनको क्या करवाते हैं? जो मान लो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे? उनको कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा देंगे, उनको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कराएंगे। कई कारण होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज लेने के। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, एक RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, STD, इन बीमारी से बचने के लिए अपन कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा करेंगे। उनको बताएंगे कि भाई आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हो तो इन बीमारियों से भी बच रहे हो, ठीक है। अगला है सेफ अबॉर्शन, यानी कि जो एलिजिबल कपल है, ठीक है, कारणवश कोई भी कॉम्प्लिकेशन से अपन को क्या करवाना है? अबॉर्शन करवाना है, तो उन चीज़ के बारे में बताएंगे। भाई सेफ अबॉर्शन करवाओ। सेफ अबॉर्शन में जैसे कि अबॉर्शन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, कॉम्प्लिकेशन में कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपन कोई अनस्टेलाइज यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। STD और RTI क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। STD और RTI क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। किसके कारण? ये किससे प्रिवेंट, किसको बढ़ावा करेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा करेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा करेंगे तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं अपन?
प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपन को ये सारी चीज़ें देखनी है और इस RCS प्रोग्राम के अंदर ये क्या है पैकेज अवेलेबल करवाया है। ठीक है, थैंक यू।